नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ बिहार के बहुत ही दबंग आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। और इनकी पावर का आप लोग अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि जब मेवालाल चौधरी जैसे शिक्षा मंत्री बन गए थे जो नेता, उनको 2.5 घंटा में सर ने पर्दाफाश किया और उनको पद से हटवा भी दिया था। सबसे पहले स्वागत है सर आपका काबिल न्यूज में। जी धन्यवाद आपका, थैंक्स। सर आज हम लोग कुछ छात्रों के लिए आपकी जो संघर्ष की कहानी है उसको दिखाने के लिए आए हैं सर। कैसे आपने तैयारी किया, क्या संघर्ष होती है स्टूडेंट लाइफ की, बाद में क्या परेशानियां हुई, आईपीएस कैसे बने, तो सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, गांव कहाँ है और कितने भाई हैं आप लोग। दर्शकों को मैं संक्षेप में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बतलाता हूँ। हम लोग का गांव तो मधुबनी ज़िले में पड़ता है, लेकिन मेरे पिताजी दरभंगा आके बस गए। और बहुत पहले तो दरभंगा मधुबनी सब एक ही ज़िला हुआ करता था। और मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, एडीएम थे बिहार सरकार में। अभी 1-2 बरस पहले उनका देहांत हुआ 102 साल की उम्र में। और मेरे जितने भाई बहन हैं मुझे छोड़कर सारे लोग अमेरिका में बस गए हैं। वो लोग अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिका में वो लोग बहुत मतलब सफल लोग हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। और वो मुझ पर भी अक्सर दबाव देते हैं अमेरिका आ जाने का, है ना। ये मुझ पर लगातार दबाव रहता है, लेकिन मुझे तो बिहार को छोड़ना नहीं है। अब उस अमेरिका में भी इसी धरती की मिट्टी है, लेकिन मतलब मैं बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा रहना ज़रूरी है। बिहार में जितना माफिया हावी हो रही है, तो मेरे जैसा 1-2 फाइटर लोगों का रहना यहाँ बहुत ज़रूरी बहुत है। जी। जरूरी और जरूरी है भी, सही बात है। सर स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ कहाँ हुआ, मूल निवास पर हुआ या कहीं बाहर हुआ। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, स्कूल की पढ़ाई मैंने दरभंगा में ही की। वहाँ एक पब्लिक स्कूल है लहरिया सराय में, और एक एमएल एकेडमी है दरभंगा का, बहुत पुराना स्कूल है, 1901 में ही स्थापित हुआ था। वो मिथिला का बहुत मशहूर स्कूल है एमएल एकेडमी। वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। मैं 1984 बैच का मैंने मैट्रिकुलेशन किया है 1984 में। अब तो लगता है कितना समय गुजर गया। और किस बैच के आईपीएस हैं सर आप। मेरा आईपीएस का बैच 94 है। 94। जी। और मैट्रिकुलेशन 84 का है सर। तो पढ़ने में अच्छा थे शुरू से, या लोग जैसे छात्र लोग देखते होंगे तो होता है कि बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं और जब वो सोचते हैं कि हम भी आईपीएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो इस बात से घबरा जाते हैं कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, 50-60% नंबर आता है। कैसा था स्कूलिंग। नहीं नहीं, पढ़ने में तो मैं काफ़ी अच्छा था, और मुझे जहाँ तक याद है मैं क्लास में फर्स्ट ही आता था, और हमेशा फर्स्ट ही आया क्लास में। और 84 में मैंने जैसा बताया, मैं दरभंगा ज़िले का मतलब टॉपर था। मैट्रिकुलेशन में दरभंगा ज़िले में पहला नंबर था मेरा मैट्रिकुलेशन में। आईपीएस बनने की सर शुरुआत कहाँ से हुई और किस टाइम दिमाग में आया कि नहीं हमको आईपीएस बनना है सर। हाँ, ये तो बहुत मतलब आप कह सकते हैं दिलचस्प कहानी। ऐसा देखिए हुआ कि मैट्रिकुलेशन के बाद मैं पटना साइंस कॉलेज आ गया, जो पटना के अशोक राजपथ पर बहुत बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिष्ठित कॉलेज है। पटना साइंस कॉलेज आ गया। मैं फर्स्ट ईयर में न्यूटन हाउस में रहता था, न्यूटन हॉस्टल में। सेकेंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में रहता था। और पटना साइंस कॉलेज में मैं पढ़ता था। बायोलॉजी मैंने लिया था, जीव विज्ञान। लेकिन उसकी पढ़ाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे कि बायोलॉजी की पढ़ाई में प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे, मेढक को चीरना पड़ता था, और ये सब मुझे बिल्कुल ये रास नहीं आई। तो 84 से 86 तक मैं साइंस कॉलेज में रहा, और एक तरह से मैंने मतलब किसी किसी तरह वो समय काटे। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने में फिर दरभंगा वापस चला गया, और वहाँ एक पुराना कॉलेज है सीएम कॉलेज। सीएम कॉलेज से मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। और आप कहें कि आईपीएस बनने का कैसे ख्याल आया, तो एक तो ये बात थी कि मेरा जो परिवार है वो बहुत पढ़ा मतलब लिखा। हाँ, पढ़ा लिखा परिवार है, सुशिक्षित परिवार है। और मेरे पिताजी ने समझिए 1930 के दशक में ही पटना कॉलेज से एमए किया था। 1942 में उन्होंने एमए किया था। तो मेरा परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा है, और एक बहुत मतलब हमारे घर में पढ़ाई के अलावा और कोई बात समझी होती ही नहीं थी। पूरी ज़िंदगी हमारी मतलब पुस्तकों के इर्द मतलब गिर्द पूरी घूमती जो थी। सराउंडिंग बनाई गई थी वो एक आईपीएस को तैयार करने की जी। बनाई गई थी। जी, आप कह सकते हैं मतलब उसमें इसलिए मेरे तो भाई लोग भी हैं, बहनें भी जो अमेरिका में, वो लोग आज बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बहुत सफल हैं। और बहुत उस पढ़ाई का हमें फ़ायदा भी मिला। और आप कह सकते हैं कि आईपीएस बनने की कब आपको प्रेरणा मिली, तो देखिए ये जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज परीक्षा जो होती है, जिसके जरिए आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, तो इस परीक्षा को पूरी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि भारत की बात मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में इसको कठिनतम परीक्षा माना जाता है।
तो एक तरह से मैंने इसको एक मतलब चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। और उस समय दिलचस्प बात ये थी कि दरभंगा में मैं रहता था और दरभंगा में रह के मैं तैयारी करता था। और ज़्यादातर लोग मतलब मुझे हतोत्साहित करते थे, जो होते हैं अड़ोसी-पड़ोसी टाइप के लोग या साथ के में पढ़ने वाले, कि नहीं-नहीं दरभंगा में रह के तो आप तैयारी नहीं कर सकते, इसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसे कोचिंग करनी पड़ती है, मुखर्जी नगर में रहना पड़ता है, ऐसे-वैसे होता है। कहीं तो नहीं गए सर? हाँ, मैं कहीं नहीं गया, मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया कि नहीं मैं तैयारी करूँगा, दरभंगा में रह के ही तैयारी करूँगा। और ये मैं आपको 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, अब तो कुछ स्थिति सुधरी है, उस समय में दरभंगा में मतलब मुश्किल से 3 या 4 घंटे बिजली रहती थी। और वहीं रहकर सर आप आईपीएस क्वालिफाई कर गए थे? बिल्कुल। और बहुत दिलचस्प तो बात है कि देखिए कितनी संघर्ष की कहानी है। आज के जो छात्र होते हैं रेलवे एसएससी के लिए पटना दिल्ली कहाँ कहाँ जाते हैं बैंकिंग के लिए, उनको लगता है कि हम गांव में रहेंगे तो हमको मेरा पढ़ाई हो नहीं पाएगा, एग्जाम क्वालिफाई हो नहीं पाएगा। लेकिन सर ने सेल्फ स्टडी करते हुए दरभंगा रहते हुए आईपीएस बने हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। जो आपकी जॉब लगी थी सर, आरक्षण कोटे से लगी थी या आरक्षण का आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया सर? नहीं, मैं तो इसमें कायस्थ जाति का हूँ। ऐसे जाति अच्छा सर, दास लगाते हैं सर आप और दरभंगा से बोल रहे हैं। दास से बहुत लोग सोचते हैं कि बंगाली होंगे, आरक्षित होंगे। नहीं, मैं तो बिहार का हूँ, मिथिला का हूँ और मिथिला में कर्ण कायस्थों का ये सरनेम दास होता है। तो मैं तो सामान्य कोटि से आया हूँ, जनरल कैटेगरी से आया हूँ। इसमें एक और बात है कि हमारे समय जो परिस्थितियाँ थी वो आज के समय से बिल्कुल भिन्न थी। आज के जो लड़के-लड़कियाँ हैं, चूँकि अब तो नेट का ज़माना है, गूगल है, विकिपीडिया है, तो आप गाँव में रह के भी शहर कस्बे में भी रह के भी आपको मतलब समझिए कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ ये 1990 के दशक में, उस समय तो ये इंटरनेट आया ही नहीं था। ये गूगल, विकिपीडिया और ये सब कुछ था ही नहीं। तो उस समय तो एक एक किताब के लिए मतलब यदि खरीदनी पड़ती थी, दरभंगा में कोई ढंग की दुकान नहीं थी, तो मैं बस में बैठ के सुबह में पटना आता था और फिर अशोक राजपथ या कहीं से किताब खरीद के फिर दोपहर में दरभंगा लौटता था। ये स्थिति थी। और दरभंगा में मैंने कहा कि 3 या 4 घंटे बिजली रहती थी और मेरी आँख जो थी वो बचपन से ही थोड़ी खराब हो गई थी। तो डॉक्टरों ने मुझे कम रोशनी में पढ़ने से मना कर दिया था। तो इसलिए ये भी एक आप दर्शकों को सुनकर आश्चर्य हुआ कि सूरज डूबने के बाद मैं पढ़ता ही नहीं था, है ना? सूरज डूबने के बाद सर पढ़ नहीं पाते थे। इसका और जी। और रोशनी कम होने के कारण डॉक्टरों ने इनको मना भी किया था कि कम रोशनी में नहीं पढ़ना है। अब देखिए फिर भी सर आईपीएस बने हैं। अब देखिए मतलब ये कहते हैं ना कि लोग कहते हैं आपदा में भी अवसर बनाना आजकल एक नया चला है। तो समझिए मैंने उस आपदा में भी अवसर ढूँढ लिया था। जब मुझे लगा कि सूरज डूबने के बाद मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तब मैंने एक नया तरीका अपनाया। क्या करता था कि मैं दिन भर में जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहता था, मैं अंधेरे कमरे में, है ना? उसको अकेले में बैठकर दोहराता रहता था। हाँ, दोहराता रहता था। और जैसा मेरा एक विषय इतिहास था, यूपीएससी में मेरा एक सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बहुत सारी तारीखें, बहुत सारी ये कब हुआ पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं रिपीट करता रहता था। और उस वजह से क्या हुआ कि उस समय जो मेरी याददाश्त पहले से भी तेज़ थी और तेज़ हो गई उस वजह से ही, और आज तक उसका मुझे फ़ायदा मिला है। जी। एक सवाल डरते हुए हम करना चाहेंगे सर से। जब स्टूडेंट लाइफ में आदमी होता है सब तो भटकाव बहुत आता है छात्रों के साथ, जैसे प्यार हो जाना या दिशा भटक जाना। तो ये सब क्या स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ हुआ या नहीं हुआ? अब अब देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा कि लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं था, वो तो एक नेचुरल चीज़ है ना? तो ऐसा नहीं था कि मान लीजिए कोई सड़क पर सुंदर लड़की दिख गई तो मैं एकदम उसको नहीं देख रहा हूँ, ऐसा तो मैं कोई, है ना? कोई बहुत बड़ा हाँ, ये तो थोड़ा झूठ वाली बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा प्यार किसी से नहीं हुआ। एक तो देखिए बहुत कंज़र्वेटिव सोसाइटी में हम लोग रहते थे। बिहार का समाज आप जानते हैं बहुत मतलब कंज़र्वेटिव समाज है, बहुत मतलब पिछड़ा हुआ समाज है, लड़के-लड़कियों के अब तो थोड़ा समाज खुला भी है। अब तो पहले की तुलना में थोड़ा समाज खुला भी है। मैं जब 90 के दशक की बात कर रहा हूँ लगभग 30 साल पहले, तब तो और लड़के-लड़कियों के मिलने पर पाबंदी थी। हमारे क्लास में भी लड़कियाँ अलग बैठती थी, लड़के अलग बैठते थे। तो वैसा मतलब आप कह सकते हैं कि प्यार का कभी मतलब मौका नहीं मिला। और उस समय ये भी एक टेंशन रहता था, टेंशन की वजह से भी शायद प्यार नहीं हो सका होगा कि मतलब करियर बनाना है, हाँ, परीक्षा देनी है, इसमें यदि समय जाएगा, उसमें एक-एक मिनट के लिए आदमी सोचता है कि एक-एक मिनट बचाना है। अच्छा तो सर, ये भी उस टाइम यूपीएससी कितने नंबर का एग्जाम लेता था और आपके कितने मार्क्स थे और ऑल ओवर इंडिया में कितना रैंक आया था सर? देखिए, ये सब बहुत एग्ज़ैक्ट चीज़ मुझे नहीं याद है, मतलब अब तो शायद पैटर्न बदल गया। हमारे समय में देखिए 2 ऑप्शनल पेपर्स होते थे, है ना? 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे, जो मेरा एक हिस्ट्री था और दूसरा पॉलिटिकल साइंस था।
और 2 पेपर्स का जीएस होता था, जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान, वो कंपलसरी था। वो आप कोई भी विषय लेते तो आपको जीएस देना पड़ता। और मेरे समय में, अब मुझे पता नहीं है अभी का क्या पैटर्न है, पहली बार एक एस्से का पेपर जुड़ा था, निबंध का एक पेपर जुड़ा था। अभी बीपीएससी में उसको जोड़ दिया गया है। अच्छा, हो सकता है ये लोग भी तो पैटर्न लगातार हाँ, बदलते रहते हैं। तो मुझे ये याद नहीं, लेकिन एक मुझे ये याद है कि उसकी मैं कहानी अलग से कहूँगा। इंटरव्यू में मुझे, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट आया था, सबसे ज़्यादा नंबर था, उसकी कहानी मैं अलग बताऊंगा। 94 में आप इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर लाए थे सर। 94 में आईएएस टॉपर कोई मुझसे कम नंबर था। मेरे बैच का आईएएस टॉपर श्रीवत्स कृष्ण था। हम लोग मसूरी में जब साथ साथ ट्रेनिंग में गए थे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, तो वो मुझसे कहता था कि तो मतलब कि उतना उसे भी नहीं आ सका था। तो एक बात ये है। और उसके बाद उसकी भी बहुत दिलचस्प कहानी है जी। ये आपने आईएएस बनना चाहा होगा, लेकिन आईपीएस है सर, तो शुरुआत से आईपीएस बनना चाहते थे। आईपीएस से सुना जाता है कि आईएएस बड़ा पद है सर। लोग बोलते हैं कि आईपीएस से हल्का रैंक बड़ा होता है। तो क्या रैंक के वजह से आपको आईपीएस मिला था, या खुद का चॉइस आईपीएस था, चुना था? नहीं नहीं, खुद का चॉइस था। देखिए, आपने कहा कि सही कहा, लेकिन ऐसा बड़ा और छोटा नहीं कुछ होता है, चॉइस पर होता है। जैसे, और अलग अलग समय में अलग अलग सर्विस का क्रेज रहता है ना। जैसे एक समय में जितने भी टॉपर्स रहते थे सब आईएफएस बनते थे, भारतीय विदेश सेवा में रहते थे। बाद में विदेश सेवा का चलन थोड़ा घटने लगा, तब आईएएस का बढ़ गया। मेरे साथ सबसे बड़ी बात हुई कि मेरा ऊंचा रैंक था, तो आईपीएस के साथ साथ मुझे होम कैडर भी मिल गया, बिहार कैडर मिला, जो कि एक बड़ी बात होती है क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है। तो मैं आईपीएस बन के नागालैंड भी पहुंच सकता था, अंडमान निकोबार भी पहुंच सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि नागालैंड खराब जगह है, लेकिन हो सकता था कि मैं देश के किसी भी कोने में जा सकता था। लेकिन चूंकि मुझे होम कैडर मिला, तो मुझे लगा कि शायद बिहार में, क्योंकि मुझे बिहार का ज़्यादा आइडिया था, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मैंने पढ़ाई लिखाई की, तो मुझे लगा कि मैं बिहार में ज़्यादा, और कई राज्यों में तो आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ की स्थानीय भाषा आप नहीं समझते हैं। तो मुझे लगा कि बिहार में रह के मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकूँगा, इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ज्वाइन भी कर लिया। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड मैंने दिया भी नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्वाइन कर दिया सर आप। अच्छा सर, जो आईपीएस होते हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं सर, काफ़ी मेहनत होता है उनको। सर कितना घंटा पढ़ते थे पहले, ये एक सवाल होगा सर, क्योंकि छात्र सोचते हैं कि 4 घंटा, कोई सोचता है 16 घंटा पढ़े, कोई सोचता है 10 घंटा। आप कितना घंटा पढ़ते थे सर? अब देखिए, इतना ये कहना तो कठिन। देखिए, कुछ घंटे तो ऐसे होंगे कि आप चाह के भी नहीं पढ़ सकते हो। हर व्यक्ति को 6-7 घंटे तो सोना है। ऐसा तो नहीं कि कोई 24 घंटे ये कर सकता है। इसके अलावा कुछ समय आपको नहाने, खाने, ये सब में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ भी सकते हैं तो कितना आप पढ़ेंगे? 12 घंटे, 12-13 घंटे पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि अच्छा उसके सर, बाद तो आप चाह के भी नहीं पढ़ सकते, है ना? जब घर आपका रिजल्ट आया होगा सर, एज ए आईपीएस आपका जब यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ होगा, रिजल्ट देखे होंगे, घर का माहौल कैसा था उस टाइम? हाँ, वो मैं बाद में बताऊँगा। उसके पहले मैं धीरे-धीरे अच्छा। कदम दर कदम बढ़ रहा हूँ। मैं उसके पहले अपने मतलब ये इंटरव्यू की बात बताऊँगा। देखिए, पूरा जो एग्ज़ाम मैंने दिया, पीटी के बाद जो रिटन एग्ज़ाम हुआ, वो पटना में अभी भी एक होटल अच्छा। है ना? वो बांकीपुर पोस्ट ऑफिस जो है पटना हाँ में, हाँ उसके सामने एक होटल है, तुलसी होटल है, सब्जी बाग में। तो मैंने वो पूरी परीक्षा जो रिटन रिटन एग्ज़ाम, अभी भी मैं तुलसी होटल के सामने से गुज़रता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ याद जाता है। है। उसी में मैंने एक कमरा लेकर, ऐसे पटना में मेरे कुछ संबंधी भी थे, लेकिन उनके साथ रह के शायद पढ़ाई ठीक से नहीं हो नहीं हो पाती, पाता। इसलिए मैंने उसी होटल में, साधारण होटल है, मतलब मध्यम वर्ग के लोग रह सकते हैं, तो उसमें मैंने रह के वो पूरी परीक्षा दी थी। उसका ये बहुत टफ परीक्षा थी, तो इसलिए मुझे लगता नहीं था कि इंटरव्यू कॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब। मतलब उसके बाद भी मैं, ऐसे परीक्षा मेरी अच्छी गई थी, लेकिन उसमें सारे लोग तो धाकड़ ही होते हैं, तो किसको कहा जाए। तो उसके बाद जब इंटरव्यू कॉल आया तो बहुत अच्छा लगा, और उसकी भी एक कहानी है। मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में दिल्ली जो गया, वो यूपीएससी का इंटरव्यू देने इंटरव्यू गया। देने, अच्छा। उसके पहले मैं दिल्ली कभी गया नहीं था। आजकल तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली पटना बिल्कुल तो एकदम बिल्कुल। लगता है पटना हाजीपुर जैसा हो गया है ना। हाँ एक तो फ्लाइट की इतनी सुविधा है बहुत, तो फ्लाइट की वजह से 2 घंटे में तुरंत लोग दिल्ली में हाँ, रहते। पैसे भी कम हो गए हैं हाँ, फ्लाइट के। सस्ते फ्लाइट हो गए हैं। लोग नाश्ता पटना में करते हैं, फिर लंच जाके दिल्ली में दिल्ली कर करते लेते हैं, सही बात हैं, है। डिनर आगरा में ले लेते हैं। तो अब तो उस हिसाब से दुनिया बहुत छोटी हो गई। मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ लगभग 30 साल पहले की बात है, तो तब से हिंदुस्तान भी बहुत बदला है, दुनिया अच्छा बदली है। सर, आज के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप भी सर काफ़ी मेहनत किए हैं, नो डाउट। तो किस तरह से उनको खुद को मोटिवेट करना चाहिए सर? मान लीजिए आपका पहले अटेम्प्ट में हो गया, किसी का होता है सर, दिए जा रहे हैं कि रिजल्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है तो पीटी हो रहा है तो मेंस नहीं हो रहा है, किसी का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कोई बहुत नज़दीक जाकर मेरिट में छट जाता है सर। तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए?
देखिए, बहुत सही बात आपने कही। इसमें एक एक 2 बात मैं इम्पोर्टेंट कहता हूँ। एक तो बात ये याद रखें, जितने भी लड़के-लड़कियाँ देख रहे हैं, कि यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा है और दिनों-दिन ये पहले से ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। क्योंकि दिनों-दिन आबादी बढ़ती जा रही है, एक तो सीधे बात ये हो गई, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और सीटें भी कई बार पहले से घटने लगी हैं। तो ये बहुत कठिन परीक्षा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग सुनने वाले लोग हतोत्साहित हो जाएँ, उनका हौसला तोड़ने नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए कठिन परीक्षा है, इसलिए ऐसा नहीं करें कि सिर्फ़ यूपीएससी पर ही केंद्रित करें। ठीक है, वो देते रहें, लेकिन साथ ही साथ एक और आपका रहना चाहिए, प्लान बी रहना चाहिए। मान लीजिए साथ में कोई और भी आपको मत ऐसा नहीं कि अच्छा, यूपीएससी ये तो हर हर कंपटीशन के लिए होना चाहिए सर। मान लीजिए आप यूपीएससी की कर रहे हैं तो उससे नीचे का कोई एक प्लान रखिए, या जिस एग्जाम का कर रहे हैं उससे साइड का भी कोई ना कोई प्लान होना जरूरी है। उसी को मैं प्लान बी कह रहा था कि ठीक है, यूपीएससी आपका प्लान ए है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लान बी भी रहे कि ठीक है, यूपीएससी में नहीं होगा तो बैंक की कोई नौकरी रहेगी, हाँ, बीपीएससी हो जाएगा, यूपीपीएससी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, या फिर लेक्चरशिप में मैं आ जाऊँगा, लेक्चरर बन जाऊँगा। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब एक के बाद एक आप लगातार यूपीएससी में दे रहे हैं और हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर से आपका छूटता चला गया और उसके बाद अचानक आपकी उम्र खत्म हो गई और आप कहीं के नहीं रहे। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाती है। तो उससे बचने के लिए मैंने कहा कि प्लान बी रहना चाहिए। हाँ, तो मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था, वो मैं पूरी कर रहा था। तो मैं सीधे दरभंगा से गया दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली तो दिल्ली है, महानगर है, राजधानी है, तो बहुत और दरभंगा तो बिहार के भी मतलब पिछड़े शहरों में से है। तो बहुत बहुत बड़ा शहर दिल्ली में, तो जिसको बिहारी शैली में मैं कहूँ तो मतलब अकबका गया था। है ना? इतना बड़ा तो दिल्ली है, उसको देख के गाँव का लड़का जब दिल्ली में जाता है, भारत की राजधानी है, और चकाचौंध देखता है तो वही अकबकाहट होती है। मैंने बिहारी स्टाइल में कहा, बहुत लोग समझे, हाँ, समझेंगे, मुझसे रिलेट करेंगे, तो मैं अकबका गया, इतनी बड़ी दिल्ली थी। और वहाँ मुझे याद है कि मेरे बड़े भैया, वो अभी अमेरिका में हैं, वो मेरे साथ गए थे, क्योंकि मेरे मतलब माँ बाबूजी को लगा था कि शायद अकेले मैं ज़्यादा ही ना घबरा जाऊँ, तो वो मेरे साथ गए थे एक तरह से मेरा साथ देने के लिए। और दिल्ली गए तो दिल्ली में तो हम लोग मध्यम वर्ग के लोग थे, तो ज़्यादा पैसे भी हम लोग के पास नहीं थे। तो दिल्ली में स्टेशन के पास पहाड़गंज है ना? पहाड़गंज में बहुत, हाँ, पहाड़गंज में बहुत छोटे-छोटे होटल भी रहते हैं, जो सस्ते होटल जिसको कहते हैं, जो जिसमें आम आदमी, मध्यम वर्ग के लोग ठहर सके। तो ऐसे ही पहाड़गंज के एक, ये मेरा छोटा-सा फ्लैट है और समझिए कि इसका भी आधे साइज़ का वो मतलब होटल रूम था, इतना छोटा वो था। तो उसमें हम लोग रहे और यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो शाहजहाँ रोड पर धौलपुर हाउस है। शाहजहाँ रोड दिल्ली में धौलपुर हाउस है, वहाँ यूपीएससी का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। तो वहीं पर उसका इंटरव्यू होता है। तो मैं लोकल बस पकड़ के सुबह-सुबह वहाँ चला गया था। अब देखिए, यूपीएससी का जो इंटरव्यू भी हुआ बहुत लंबा चला, 45 मिनट चला मेरा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में 45 मिनट लंबा इंटरव्यू दिए। अच्छा। 45 से 50 मिनट हो गया होगा। जबकि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, सामान्य लोगों का जो होता है 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है ना? यदि आपका बहुत लंबा इंटरव्यू चला, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब कि वो पूछते जा रहे हैं और आप जवाब, फंसाना चाह रहे हैं, आप फंस हाँ, नहीं आप पा नहीं रहे फँस पा रहे हैं। जैसे शुरू में उन लोग के इंटरव्यू बोर्ड भी थोड़ा आपकी टाँग भी खींचना चाहता है। ये देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी घबराते हैं, कितनी जल्दी नहीं घबराते हैं, है ना? तो ये सब हुआ, लेकिन मेरा इंटरव्यू लगभग 50 मिनट चला और काफ़ी मतलब अच्छा रहा। तो वो मेरा इंटरव्यू की कहानी है। और उसी समय क्या हुआ कि उसी समय ये लोग मेडिकल चेकअप भी आपका करते हैं और बहुत थॉरो मेडिकल चेकअप होता है, बस सुबह से शाम हो जाती है उसमें, हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली का बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो उसी में सरकारी अस्पताल में वो मेरा ये मेडिकल चेकअप हुआ और वो जून का महीना था, जून 94 की बात है। और दिल्ली में आप जानते हैं हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो मुझे तो लग रहा था कि मतलब मैं बेहोश हो जाऊँगा, इतनी गर्मी लग रही थी। और किसी-किसी तरह मैंने मतलब दरभंगा में तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मौसम रहता था। और उसके बाद मैं शाम में लौटा और अपने भाई से मैंने होटल में आकर कहा कि आज तो मुझे लग रहा था कि मेरी जान चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम ये हो, बच गए, क्योंकि उस दिन दिल्ली में गर्मी से 18 मौतें हुई थी, जिसमें 2 मौतें पहाड़गंज में हुई थी। तो ऐसी अच्छा। प्रचंड गर्मी थी। जी। अच्छा सर, जब रिजल्ट आया तो उस वक्त आप कहाँ थे, किसके साथ थे? रिज़ल्ट के समय तो मैं दरभंगा में था, माँ-बाबूजी के साथ था। और उस समय तो ये सब मोबाइल का ज़माना था नहीं, हमारे घर लैंडलाइन फ़ोन था। तो मेरे एक चचेरे भैया दिल्ली में रहते थे, अब तो गुज़र गए। तो उन्होंने ही फ़ोन करके बताया, उसमें अखबार में रिज़ल्ट निकल गया था रोल के साथ और नाम के साथ। तो फिर तो मतलब उन्हीं ने बताया। हाँ, उन्होंने ही बताया। मेरे घर का नाम छोटू है। अच्छा, अच्छा। मैं भाई-बहनों में सबसे छोटा हूँ। तो उन्होंने ही बताया कि छोटू का काफ़ी ऊँचा रैंक है।
तो बहुत तब अच्छा तक लगा। शादी उदी हो गया था या सर, या बैचलर थे उसमें? शादी तो मेरी आज भी नहीं हुई है। नहीं किए हैं सर? नहीं नहीं, मैं तो हमको अभी तक पता नहीं था कि सर शादी नहीं किए हैं। खैर कोई बात नहीं। शादी क्यों नहीं किए सर? अब ये तो आपने पर्सनल सवाल कर दिया। शादी नहीं की, मुझे ऐसे ही मुझे लगता है कि सर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा जंजाल भी हो जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं अपना ये लाइफ एंजॉय करता हूँ। और ऐसे ही मैं मजाक में कहता हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं मजाक में कहता हूँ लोगों से कि मैंने ज़िंदगी में बस दो चीज़ें सीखी हैं, पढ़ना और लड़ना। मैं बस और पढ़ता रहता किताबों से हूँ, मोहब्बत किए हैं। हाँ, लड़ता रहता हूँ। अभी भी मैं यहाँ रहता हूँ, अकेले ही रहता हूँ। एक कुक है खाना बनाने का, क्योंकि मैं मिथिला का हूँ तो खाने का तो शौक रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पढ़ता रहता हूँ और लड़ता रहता हूँ, माफिया से लड़ता रहता हूँ, सरकार से लड़ता रहता हूँ। काफी लोगों का पर्दाफाश किए हैं सर, और काफी ऐसी चीजें आई हैं जो सर के वजह से बिहार में पॉसिबल हो पाई हैं। सर मेवालाल चौधरी जो बने थे, एक जी। सवाल हम जरूर करना चाहेंगे। तो क्या स्टोरी था सर, और 2.5 घंटा में सर किस तरह से आपने किया, क्या किया कि सबके सामने चीजें आ गई सर? देखिए, नवंबर 2020 की बात है। उस समय ये पलटू राम की नई नई सरकार बनी थी और मेवालाल चौधरी मतलब शिक्षा मंत्री बने थे। और मुझे पता था, मैं इतने दिनों आईपीएस रहा हूँ तो मुझे माफिया वालों की जन्म कुंडली पता रहती है। तो मुझे पता था कि मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी को जला के मार डाला था। इनकी पत्नी नीता चौधरी थी, वो भी थोड़े समय विधायक रही थी तारापुर से। उसको इसने जला कर मार डाला था और पूरे मामले की लीपापोती हो गई थी। तो मैंने यही सूचना राज्यपाल महोदय को दे दी और उसके बाद बहुत हंगामा हो गया और मेवालाल चौधरी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा अपने वकील से, कानूनी नोटिस, कि मैं आप पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करूंगा, है ना। तो मैंने भी अपने वकील से जवाब दिलवाया कि आप तुरंत कर दीजिए मुकदमा, से देर नहीं कीजिए, क्योंकि तब मुझे कोर्ट में सारी बातें रखने का मौका मिल मौका जाए। मौका मिल जाएगा। तो उसके बाद लोग समझ गए कि मेरे पास और पर्याप्त सबूत हैं। राज्यपाल सर ने उसको संज्ञान में लिया। हाँ, राज्यपाल से भी शायद प्रतिवेदन माँगा गया था सरकार से, लेकिन इसके पहले ही मेवालाल चौधरी को इस्तीफ़ा देने कहा गया, तो सिर्फ 2.5 घंटे वो शिक्षा मंत्री रह सके। तो मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं दर्शकों को और अपनी 1-2 लड़ाई के बारे में बताता हूँ। अभी 2 साल पहले पटना में जो खुदाबख्श लाइब्रेरी है अशोक राजपथ पर, बिल्कुल बिल्कुल। उसको तोड़ने की बात हुई थी। तो मैं पुस्तक प्रेमी हूँ, तो मैं बहुत आहत हुआ था। तो मैंने जो पुलिस पदक जो मुझे मिला था, वो पुलिस पदक मैंने राष्ट्रपति महोदय को वापस कर दिया था। अच्छा। उसी मुद्दे पर खुदाबख्श लाइब्रेरी को जो तोड़ने की योजना थी, उसका विरोध दर्ज करने में मैंने अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस कर दिया था। उसके बाद भी काफ़ी हंगामा हुआ और फिर वो अ, बच गया, बच अभी गई वापस मिल लाइब्रेरी। गया। अभी मैं फिर एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी पटना में एक ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस है वीर चंद पटेल पथ पर। अभी माफिया वाले उसको तोड़ना चाहते हैं, तो अच्छा। अभी मैं उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मतलब पूरी जीवन यही है कि हम रहे, जॉब में रहें या ना रहें, हमारे समाज से, बिहार से खिलवाड़ नहीं होने देना है और अपने बिहार को आगे लेकर जाना है सर। अच्छा, छात्र जो देख रहे हैं सर, या जो भी लोग देख रहे हैं, संघर्ष की कहानी है सर की, काफ़ी मोटिवेशन वाली स्टोरी है। सर ने इतना संघर्ष किया है। सोचिए, एक गांव का लड़का जब गांव में रहकर आईपीएस बनता है, तो क्या माहौल हुआ होगा उस घर का, समाज का कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। आपकी तो सर हमको लगता है कि लोग देखकर सलाम ठोकने लगते होंगे, गांव में भी जाते होंगे। गांव जाते हैं कि नहीं सर अभी? नहीं नहीं, गांव से तो मेरा संपर्क टूट गया है। मेरा गांव मधुबनी जिला में है, विजय सलेमपुर, बहुत छोटा बहुत पिछड़ा गांव है। तो गांव से तो अब संपर्क नहीं रहा। वहाँ हम लोग की कोई खेती बाड़ी नहीं है, गांव से संपर्क अब नहीं है। वो बस नाम रह गया है, अच्छा नाम हम सर, लोग याद अभी करते हैं। आप आगे क्या करेंगे सर? आगे किस तरह से समाज की सेवा करेंगे सर? नहीं, मेरा देखिए एक छोटा सा संगठन है मेरा, बिहार विप्लवी परिषद नाम है उसका। विप्लव का मतलब क्रांति होती है। उससे क्या किया जाता है? उससे मैं मेनली, जो आपने पूछा क्या क्या आता है, उससे मेनली मैं माफिया से लड़ने का काम अच्छा करता अच्छा। हूँ। और बिहार में कुछ लोग जुड़े भी हैं मुझसे, और मैं माफिया से लड़ता हूँ। उसके मतलब वो मेरा संगठन है, उसमें कुछ साथी जुड़े हुए हैं मुझसे। बिहार विप्लव। बिहार विप्लवी परिषद। बिहार विप्लवी परिषद, ठीक। तो जिनको भी जुड़ना हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, सर से मिलिए, संपर्क करिए सर से। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं दर्शकों को, अच्छा है अच्छा, ना। जिनको भी लगता है कि समाज हित में वो अच्छा कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हम दे देंगे और उनसे सर से कांटेक्ट आप कर हाँ, सकते हैं। यदि कोई भी लड़के लड़की कोई भी मतलब छात्र छात्रा यदि मुझसे जुड़ेगा, कोई अच्छी बात मैं उसको बता सकता हूँ, तो बिल्कुल वो ये है। हाँ, तो मुझे खुशी होगी, आप अपने चैनल पर जब इसको बिल्कुल दिखाएंगे तो डालेंगे मेरा सर, उससे बिल्कुल। व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अभी हम लोग अमिताभ दास सर के साथ थे, और जिस तरह से सर ने संघर्ष किया है, हर चीज़ बताया सर ने। गांव से ही पढ़ाई की, दरभंगा से ही, और जब दिल्ली गए थे तो पहली बार दिल्ली इंटरव्यू के लिए ही गए थे सर।
तो सर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इनके जीवन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सीख मिली, जो भी चीज़ आपके मन में चल रहा होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।